नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अंशुया शर्मा नए वीडियो के साथ। इससे पहले हमने नीति आयोग वाले पाठ पे चर्चा की थी। अब हमें यूनिट 4 का जो दूसरा लेसन है पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, इसकी चर्चा करेंगे। पहले हम पर्यावरण का अर्थ देखते हैं। शुरू से पढ़ते आए हैं पर्यावरण क्या है। जो अपने चारों ओर के वातावरण है उसको हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण में संरक्षण ये भारतीय संस्कृति की प्रमुख भूमिका रही है। हम कहते भी हैं माता भूमि पुरतो अहम पृथ्विया, मैं इस भूमि का पुत्र हूँ, ये पूरी पृथ्वी मेरी माता है। अब यदि हम पर्यावरण संरक्षण की बात देखें तो वैदिक साहित्य से देखें तो वेद, उपनिषदों, आरण्यकों, इन सारे ग्रंथों में पर्यावरण को विशेष महत्व दिया गया है। जैसे वेदों में मान लो ऋग्वेद की हम चर्चा करें तो जल, वायु, पृथ्वी को देवता माना गया है, वह इनके आदर की बात की है। यदि हम धार्मिक आस्था की भूमिका की बात करें तो प्राचीन भारतीय ऋषि मुनियों ने पौधों को धार्मिक आस्था से जोड़कर पौधों को भारतीय आस्था से जोड़कर इनके संरक्षण की बात की है। जैसे पीपल वृक्ष है, तुलसी है, बील है, मतलब शिव जी के चढ़ता ही है, कुछ दूब है, गणेश जी की पूजा में काम में लेते हैं। इन सारों को देवता से जोड़कर इनके संरक्षण की बात कही है। जैन धर्म यह भी अहिंसा पर बल देता है और वन्य जीवों के संरक्षण पर भी इन्होंने भी बल दिया है। अब आता है विश्नोई संप्रदाय, जिसके बारे में आपको खेजड़ली आंदोलन के बारे में लगभग सभी को पता है, छठी क्लास से पढ़ते आए हैं कि 21 सितंबर 1730 को खेजड़ली गांव में जो विश्नोई संप्रदाय के 363 लोगों ने अमृता देवी के नेतृत्व में वृक्षों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। इसे हम कहते हैं खेजड़ली आंदोलन। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। देखो, मनुष्य ने प्रौद्योगिकी एवं वैज्ञानिक उन्नति के कारण पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। मनुष्य लगातार तकनीकी उन्नति कर रहा है जिससे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। और ये जो विकास की गति है ये हमारे लिए कष्टदायी सिद्ध हो रही है, क्योंकि हम विकास कर रहे हैं ना, तो हम प्रकृति को ध्यान में रखकर नहीं कर रहे। हम सिर्फ अपने लालच के लिए विकास है, अपने लोभ के लिए विकास कर रहे हैं। तो पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जिसके क्या कारण है, देखो क्यों आवश्यकता है। एक तो वैज्ञानिक व तकनीकी विकास के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। यदि हम इसी तरह विकास करते रहे, पर्यावरण प्रदूषण होता रहेगा तो आगामी सालों में मानव का जीवन है वो कठिन हो जाएगा। दूसरा है, हम वनों की अंधाधुंध कटाई करते हैं जिससे वन ही नहीं वन्य जीव की भी कमी हो रही है। और ये वन्य जीव की कमी है, इससे पर्यावरण का जो संतुलन बिगड़ रहा है और ये मानव के लिए कष्टदायक है। तीसरा है, औद्योगिकरण व शहरीकरण में वृद्धि। हम औद्योगिकरण के कारण कई कल कारखाने लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगा रही है। अब इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के कारण क्या होता है कि इनसे जो धुआं निकलता है, इस धुएं से प्रदूषण हो रहा है। अगला है जनसंख्या में वृद्धि। अब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो आपको पता है कि अपने जो जितनी भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम मान लो मकान बना रहे हैं तो इमारती लकड़ी का प्रयोग कर रहे हैं। अब बताओ, उससे पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण हम तकनीकी विकास कर रहे हैं, औद्योगिक विकास कर रहे हैं, जिससे पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं। परमाणु परीक्षण व परमाणु भट्टियों की अपशिष्ट, मतलब हम परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। रोज हर विश्व का देश हर दिन एक नया परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, जिससे क्या परमाणु भट्टियों से जो राख निकलती है उस राख से भी पर्यावरण प्रदूषण होता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों से निकलने वाला कचरा, जितना भी अपशिष्ट निकलता है वो इस पृथ्वी में समाता है, इस पृथ्वी पे डालते हैं, तो इससे भी पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और हमें इसके संरक्षण की आवश्यकता है। इसके अलावा देखो, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन। प्रकृति ने जो अपने को संसाधन दिए हैं, भूमि दी है, जल दिया है, हम इनका बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, दोहन कर रहे हैं। देखो, आवश्यकता की पूर्ति तो प्रकृति कर सकती है अपनी, लेकिन लालच की पूर्ति नहीं कर सकती। और हम आवश्यकता की पूर्ति के लिए दोहन नहीं करते, हम अपना लालच पूरा करने के लिए इसका दोहन कर रहे हैं। फिर है ग्लोबल वार्मिंग, यानी भूमि का तापमान बढ़ना, जिसके बारे में हम आगे अभी चर्चा भी करेंगे। इसके अलावा है कृषि योग्य भूमि का कम होना, मतलब जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होगी, अब जगह जगह मकान बन गए तो खेत तो क्या हो गए, कम हो गए। और ज़्यादा जनसंख्या के लिए हमें ज़्यादा अनाज की आवश्यकता है, हम ज़्यादा खाद डालते हैं लगातार पौधे में, तो इसकी उर्वरा शक्ति भी क्या हो गई, कम होगी। अब उर्वरा शक्ति कम होगी तो आप ये मान लो कि ज़मीन में अन्य चीज़ें भी कमी होगी। अब देखो, हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग। क्या है ग्लोबल वार्मिंग? देखो, सबसे पहले
आपको थोड़ी सी भूमिका बता देती हूँ मैं। वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान एक ऐसी समस्या है जिसे दुनिया कम करने का प्रयास कर रही है और जो लगातार बढ़ती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग से पहले हमें ग्रीन हाउस प्रभाव को समझना होगा। हम पहले ग्रीन हाउस प्रभाव समझते हैं। क्या है ग्रीन हाउस? देखो, ग्रीन हाउस, हाउस किसी घर या कमरे को कहते हैं, मान लो हरा, ठीक है, एक ऐसा कमरा है जिसमें पौधे पैदा किए जाते हैं। इस कमरे की दीवारें उष्मारोधी व छत कांच की बनी होती है जिसमें सूर्य का प्रकाश कक्ष में प्रवेश तो कर जाए लेकिन बाहर नहीं निकल सके। मतलब इसकी दीवार है ना उष्मारोधी होती है, ये उष्मा को बाहर नहीं निकलने देती, और कांच की बनी होती है। कांच में सूर्य का प्रवेश तो कर जाता है सूर्य का प्रकाश, लेकिन बाहर नहीं निकल सकता इन कांच में। अब क्या करता है, इससे तापमान, उस कमरे का तापमान बढ़ जाता है, और जिस पौधे को अधिक तापमान की आवश्यकता होती है वो पौधे इस ग्रीन हाउस में तैयार किए जाते हैं। ऐसे ही हमारी धरती है। हमारी धरती सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करती है ना। अब सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर टकराकर परावर्तित होती है और परावर्तित होकर ये पुनः लौटती है। अब जब ये लौटने लगती है ना, तो हमारे वायुमंडल में कई ऐसी गैसें हैं जो क्या करती है, पृथ्वी के ऊपर एक आवरण बना लेती है। अब पृथ्वी के ऊपर आवरण बना लेती है ना, तो ये जो लौटती हुई गैस, जो किरणें हैं, ये लौटती हुई किरणें वापस नहीं जा पाती पृथ्वी से बाहर। क्यों? क्योंकि ये गैस का जो आवरण है ये इन किरणों को रोक लेता है। अब ये किरणों को रोक लेता है ना, तो क्या करते हैं, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, जिसे ग्रीन हाउस रोकता है। इससे धरती का तापमान बढ़ जाता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल का अर्थ होता है मान लो विश्व का, वार्मिंग मतलब तापमान, मतलब वैश्विक तापमान। क्यों बढ़ा है वैश्विक तापमान? क्योंकि कई गैसों ने ऐसा अपने पृथ्वी के चारों ओर आवरण बना लिए है कि जिससे ये सूर्य का तापमान, ये सूर्य की किरणें वापस नहीं लौट पाती। इनमें प्रमुख गैसें कौन कौन सी है? जो ग्रीन हाउस गैसें के नाम पूछ लेते, ये ध्यान रखना आप, प्रमुख गैस कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, शॉर्ट में CFC बोलते हैं इसको, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये गैस है। इन गैसों से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। अब इसके कारण देखो क्या है, ग्रीन हाउस गैस बढ़ने के कारण क्या है? पहला है ग्रीन हाउस गैस जैसे CO2 लगातार निकल रही है। इसके अलावा मीथेन गैस का हम बहुत ज़्यादा गोबर गैस में प्रयोग, गोबर में जो अपन गोबर गैस बनाते हैं उसमें मीथेन गैस ही निकलती है। इसके अलावा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो फ्रीज, AC, कोल्ड स्टोरेज आदि से निकलती है, इनका उत्सर्जन। दूसरा कारण है वाहनों, वायुयान व घरों से निकलता हुआ धुआं। इस धुएं से भी ऐसे कैसे निकलती है, जो पृथ्वी के ऊपर एक आवरण बना लेती है। इसके अलावा वनों का विनाश है, उससे भी क्या होता है, वनों के विनाश से क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि शुद्ध हवा ही नहीं आ रही। अब हवा नहीं आ रही तो ये गैसें हैं ज़्यादा मात्रा में फैल जाएगी। रेफ्रिजरेटर व AC तथा अग्निशमन का अत्यधिक प्रयोग। हम अपने घरों में क्या करते हैं, AC का प्रयोग करते हैं, फ्रिज का प्रयोग करते हैं और अग्निशमन का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, ये अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है। अब इसके प्रभाव देखो, ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या प्रभाव है। पहला प्रभाव है वातावरण का बढ़ता तापमान। अब देखो वातावरण का तापमान लगातार बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? देखो कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके कारण वातावरण का तापमान बढ़ रहा है। पिछले 10 सालों में धरती का औसत तापमान 0.3 डिग्री से 0.6 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हुई है, और ये बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। अपने को 0.6 सुनने में कम लगता है, बाकी है बहुत ज़्यादा। 1895 के बाद यदि हम 2020 तक देखें तो 2012 का जो साल है वो इन 150 सालों में, 125 सालों में सबसे गर्म साल रहा है। दूसरा, समुद्र सतह में वृद्धि। अब धरती का तापमान बढ़ेगा ना, तो ये जो ग्लेशियर होते हैं ना बर्फ़ के, ये पिघल रहे, ये ग्लेशियर पिघल रहे, जिससे समुद्र में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलेंगे पानी का तापमान बढ़ता जाएगा और समुद्र में जल की सतह बढ़ जाएगी, तो इनके दो आसपास के जो तट है उनका कटाव शुरू हो जाएगा। तट कट गए, पानी बाहर निकलना शुरू हो गए, जिससे आसपास के इलाके क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। अब भारत का जो सुंदरवन डेल्टा है वो भी डूबने के कगार पे, उसको भी देखो थोड़ा सा इससे भय है। 18 द्वीप डूब चुके हैं अभी तक,
और ये जो माजुली द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा, इसका भी कुछ क्षेत्रफल है वो डूब गया है और वो क्षेत्रफल अब घट गया है माजुली द्वीप का। इसके अलावा इसका मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देखो। मानव स्वास्थ्य सबसे बुरा प्रभाव मानव पर पड़ेगा। देखो ग्रीन हाउस गैस का, अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा, पृथ्वी का तापमान बढ़ा तो सबसे ज़्यादा और बुरा असर मानव पर पड़ेगा। तापमान बढ़ गया ना तो मलेरिया और फीवर जैसे मतलब बुखार जैसे संक्रामक रोग हो जाएंगे। अब ये रोग हो गए ना तो पीने को स्वस्थ पानी मिलेगा, ना कोई ताज़ा भोजन मिलेगा, ना शुद्ध हवा नसीब होगी। और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ता है? मनुष्य पे ही पड़ता है। इसके अलावा पशु पक्षियों पर प्रभाव यदि हम देखें, पशु पक्षी और वनस्पतियों पर, अब जैसे गर्मी बढ़ेगी तो कई वनस्पतियाँ नष्ट हो जाएगी। अब वनस्पतियाँ नष्ट होगी ना तो मान लो वनस्पति नष्ट होगी तो बेचारे पशु क्या करेंगे? अब पशु क्या करेंगे? जो उत्तरी इलाके अपने पहाड़ी एरिया उनकी ओर प्रस्थान करेंगे अपने भोजन के लिए। अब पहाड़ी एरिया में ये प्रस्थान करेंगे ना तो ये प्रस्थान करते समय कुछ तो बेचारे रास्ते में ही मर जाएंगे, यानी अपना अस्तित्व रास्ते में ही खो देंगे। इसके अलावा देखो अगला है शहरों पर प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ेगा शहरों पे? गर्मी में तो अधिक गर्मी पड़ेगी और सर्दी में अधिक सर्दी पड़ेगी। अब इन गर्मी में गर्मी पड़ने और सर्दी में सर्दी पड़ने से लोग क्या करेंगे? एसी का प्रयोग करेंगे। अब एसी का प्रयोग करने से क्या होगा? वातावरण में ये जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इस गैस की मात्रा बढ़ जाएगी। इस गैस की मात्रा बढ़ जाने से ओजोन परत का क्षय होगा। अब ओजोन परत का क्षय हो गया तो सूर्य से जो आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं वो सीधे पृथ्वी पे आएगी, जिससे लोगों में अनेक रोग बढ़ जाएंगे। तो विद्यार्थियों ये था ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। आगे हम इसको विश्व में जो जितने भी सम्मेलन हुए हैं इस ग्रीन हाउस गैस को रोकने के लिए, तापमान बढ़ने के लिए, उन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।